Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स मतलब होता है बल और प्रेशर मतलब दबाव या दाब। ठीक है, फोर्स मतलब बल लगाना और प्रेशर मतलब दबाव लगाना या दाब डालना। ठीक है, तो हम फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन क्लास 6 you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that moving object like bowling round ground slow down. Sometimes it may changes its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change direction of motion? तो इस पैराग्राफ का मतलब था कि क्लास 7th में आप पहले पढ़ चुके हैं कि क्या जो हमारे ऑब्जेक्ट है, जो वस्तुएं हैं, उनमें मूवमेंट गति कैसे होती है। ठीक है, ये हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे हम तय करते हैं, यह हम कैसे तय करते हैं कि कोई जो वस्तु है वो दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। मतलब जैसे दो बॉल है, ठीक है, दो बॉल घूम रही है। मैं कह रही हूँ कि जैसे दो बॉल है मेरे पास, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। मैं कह रही हूँ कि ब्लू कलर ज़्यादा जल्दी रोटेट कर रहा है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, और रेड में कम हो रही है। तो ये आप कैसे बताते हैं? कभी हम कहते हैं, जैसे वही दो बॉल का एग्जांपल लीजिए, मैं कह रही हूँ एक बॉल स्लो है और दूसरी बॉल फास्ट है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये सब चीज़ें होती कैसे, और बॉल कैसे घूमती, मतलब क्या होता है इस चीज़ में, क्या प्रोसेस होती है। लेट अस रिकॉल सम ऑफ योर एवरीडे एक्सपीरियंस। कुछ अब ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में हम देखते हैं जो हमारे रोज के दैनिक जीवन में होते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? तो आप एक फुटबॉल को घुमाने के लिए क्या करते हो? जो फुटबॉल है उसमें मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं? What do you do making a moving ball move faster? How does a goalkeeper stop a ball? A hockey player change the direction of moving the ball with a flick of the stick? How do fielders stop a ball hit by a batsman? तो कैसे एक बॉल गेंदबाज है वो बॉल तेजी से फेंकता है या हल्के फेंकता है? कैसे जो हमारे गेंदबाज है वो बॉल को कैच करते हैं? कैसे एक बल्लेबाज होता है वो एक स्टिक से, जो बैट से बॉल को मारता है और बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बॉल ऊपर को जाती है, बॉल नीचे को जाती है, बॉल 6 लगाती है, बॉल 4th देती है। तो ये सब चीज़ें होती कैसे हैं? तो इन सभी सिचुएशन से हमें ये पता चलता है द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। तो इन सभी सिचुएशन से हमें यह पता चलता है कि बॉल की क्या कहते हैं, उसकी बॉल की स्पीड भी फास्ट हो जाती है, बॉल की स्पीड स्लो भी हो जाती है और उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। तो ये सब कैसे होता है? We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? What can do it to bodies on which it is applied? We shall seek answer to such a question in this chapter. तो हम देखते हैं कि जब किसी गेंद को हम धक्का देते हैं, फेंकते हैं या उसे ठोकर मारते हैं या उसे बैट से मारते हैं, तो वो गेंद में क्या लगता है? बल। उस गेंद में क्या लगता है? बल लगाया जाता है। अब ये बल होता क्या है, ये फोर्स होता क्या है? तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पानी की भरी हुई एक बकेट है, इस बकेट को थोड़ा सा आप खिसकाओ। उठाने के लिए नहीं बोला मैंने, बकेट को खिसकाने के लिए बोला। तो आप क्या करोगे? उसमें धक्का लगाओगे। तो ये धक्का जो आप लगा रहे हो ये क्या है? बल है, आप अपना फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बर्तनों की भरी हुई टोकरी है। ठीक, ये बर्तनों की टोकरी को खिसकाना है आपने।
ठीक है, तो आप उसमें भी क्या करोगे, अपना बल लगाओगे। तो ये बल होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आप अपनी टेबल चेयर या बेंच होती है उनको आप खींचते हो, इधर से उधर खिसकाते हो, उठा के रखना नहीं कह रही हूँ, खिसका के रखना। जैसे आप बच्चे बहुत सारा करते हैं क्लास में, ऐसे डेस्क को खींचते हैं एक दूसरे की, तो वो खींचने में क्या करते हो, आप उसको खींच रहे हो, क्या लग रहा है आपका वहाँ पे भी बल लग रहा है। ये फोर्स होता क्या है, ये बल, ये फोर्स होता क्या है। तो अब नेक्स्ट पैरा है आपका फोर्स, पुश और पुल। पुश मतलब होता है अपकर्षण और पुल मतलब होता है अभिकर्षण, धक्का देना या फिर खींचना। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of changes in the state of a motion of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? उठाना, खेलना या खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, धक्का देना, खींचना, ये सभी जो प्रोसेस हैं, ये सभी क्रियाएं, ठीक है, हम डेली रूप में अपने यूज़ करते हैं। और इन सब जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इससे किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में फ़र्क पड़ता है। किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को आप धक्का दोगे, उसको आप क्या करोगे, खींचोगे, उसको ऊपर उठाओगे, उसके साथ जो भी करोगे आप, उसमें आपका क्या होता है, एक मूवमेंट लगती है, उस वस्तु की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। साइंस में, ठीक है, साइंस में किसी चीज को पुश करना, खींचना, और अब पुल करना या धक्का देना, पुश या आप उसे खींचना या किसी चीज को धक्का देना। पुल मतलब होता है खींचना और पुश मतलब होता है धक्का देना, ठीक है। इन साइंस में, विज्ञान में, किसी चीज को पुश और पुल करना, धक्का देना और खींचना हमारा क्या कहलाता है, उस वस्तु पे लगने वाला बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो या धक्का दे रहे हो तो उसमें आपका क्या लग रहा, फोर्स लग रहा है। Thus, we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force. When does a force come into play? Let us find out. तो अब तो हम दी गई जो वस्तुएं हैं उनमें हमारा क्या लग रहा, फोर्स लग रहा। तो अब हम पढ़ेंगे ये फोर्स किस तरह से लगता है। फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। जो फोर्सेस है, बल है, वो हमारे इंट्रैक्शन की वजह से होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया, ठीक है। अब जैसे कि सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। मान लीजिए कोई आदमी एक स्थित कोई गाड़ी, बंद गाड़ी है, उसके पीछे पे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? क्या उस आदमी के पीछे खड़े होने से वो कार हिलने लग जाएगी? ऐसा होता है क्या कि आप किसी गाड़ी के पीछे पे खड़े हो और आपके खड़े होने से गाड़ी हिलने लग जाती है? नहीं होता है, ठीक है। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब मान लो कि वो आदमी अब कार को धक्का लगाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज ही अप्लाई अ फोर्स ऑन इट। तो इसका मतलब है कि वो उसमें धक्का लगा रहा है, तो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। द कार में बिगिन टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो जब वो आदमी उस कार पे धक्का लगा रहा है तो वो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसमें धक्का लगा रहा है, उस डायरेक्शन में गाड़ी थोड़ा सा मूव कर रही है। अगर आदमी सिर्फ गाड़ी के पीछे पे खड़ा है, खाली खड़ा है, तो हमारा गाड़ी मूव करेगी नहीं, है सभी को पता है। पर वो आदमी उस गाड़ी में आप क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो अब गाड़ी क्या है, मूव करेगी। पर गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, किस दिशा में मूव करेगी? जिस दिशा में आप उसमें धक्का लगा रहे हो उसी दिशा में। जैसे आपको चेयर है, चेयर को आपको राइट साइड खींचना है, ठीक है, चेयर को आपको राइट साइड खींचना है, तो आप चेयर में कौन सी साइड को धक्का लगाओगे, राइट साइड को, कि वो राइट साइड को मूव करे। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। तो आदमी को उस कार को धक्का
क्या कहते हैं, गति देने के लिए क्या करना पड़ रहा है, धक्का लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये पुशिंग के धक्के के आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, और ये दूसरा भी आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु इज पुशिंग हुम, कौन किस पे धक्का लगा रहा है। तो शो द थ्री, तो इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं पुलिंग खींचना, यहाँ पे आप देख सकते हैं हु इज पुलिंग हुम, तो ये आदमी गाय, ये भैंस को खींच रहा है, या ये भैंस इस आदमी को खींच रही है। तो इस तरह आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं पुशिंग और पुलिंग के, खींचने के और धक्का लगाने के। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, फोर्स के जो बल है हमारी, इनकी खोजबीन। Have you ever seen a game of tug of war? In this game, two teams pull at a rope in opposite direction. Members of the both teams are try to pull rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. Is it not a similar the situations on in figure? That the pulls harder, that is applies a large force, finally wins the game. What do these examples suggest about the nature of force? तो आप सभी लोगों ने एक गेम के बारे में तो सुना होगा जिसका नाम होता है रस्सी कसे, ठीक है, रस्सी कसे। इसमें होता है हमारी एक रस्सी होती है, उस रस्सी में दो टीम बनती हैं, ठीक है। तो एक रस्सी का एक कोना पकड़ती है टीम, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं, 5 प्लेयर्स इस साइड तो 5 प्लेयर्स उस साइड। तो दूसरी टीम रस्सी का दूसरा कोना पकड़ती है और बीच में एक लाइन डालते हैं। तो फिर वो दोनों टीमें, ऐसे देख सकते हैं आप, वो दोनों टीमें रस्सी को खींचती है। इसी तरह आप लोगों ने भी खेले होंगे, तो आप बता सकते हैं कि कभी कभी तो रस्सी खींचती नहीं है, ठीक है, कभी रस्सी खींचती नहीं है, और कभी रस्सी एक ही डायरेक्शन में जाती है, कभी दूसरी डायरेक्शन में जाती है। तो इस तरह इसमें जो टीम इसमें अधिक बल लगाती है, अधिक खींचती है, वो टीम क्या होती है, जीतती है। जिसकी टोली जितनी अधिक जोर से इसे खींचेगी रस्सी को, वो ही उसमें विजेता होता है। तो इसके आगे को पढ़ते हैं, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू अनदर ना। तो इससे हमें पता चलता है फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही दिशा में बल लगा रहे हो, एक ही दिशा में फोर्स कर रहे हो, तो वो बल क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी तरह if the two force act in the opposite direction of an object, the net force acting is the difference. किसी वस्तु पर अगर आप विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में आप बल लगाते हो, तो इसका जो बल होता है, इसका जो टोटल बल होता है, वो जो दोनों विपरीत दिशा में लग रहे ना बल, उनका डिफरेंस होता है। तो इस तरह इसमें क्या होता है, हम बल का मेजरमेंट, फोर्स का मेजरमेंट करते हैं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड। तो जो हमारा बल की प्रबलता होती है वो हम किससे मापते हैं, मैग्नीट्यूड से। वी हैव ऑल्सो to specify the direction in which a force acts. Also, if the direction or a magnitude of the applied force change, its effect also change. तो बल के बारे में, जो हम बल की प्रबलता मापते हैं उसके मैग्नीट्यूड से मापते हैं। अगर बल जिस दिशा में लगाया जा रहा है उसमें तो अगर उसमें परिवर्तन आ जाएंगे तो इससे इसका क्या होता है, रिजल्ट में भी चेंज आते हैं। नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। You might recall similar situation, for example, while taking a penalty kick in a football. The player applies a force on the ball. Before being hit, the ball was at rest
and so speed was 0. The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper dives or jump up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. तो इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपने सुना होगा पेनल्टी किक. ठीक है, खिलाड़ी गेंद पर क्या लगता है, किक लेते समय एक पेनल्टी किक लगता है. किक लगने से पहले जो गेंद होती है, बॉल होती है, वो हमारी स्टॉप होती है, मतलब विराम अवस्था की कंडीशन में होती है. और इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 0 होती है. बॉल हमारी स्टॉप कंडीशन में रहती है और उसकी स्पीड क्या होती है, 0 रहती है. तो बॉल ने, ठीक है, लगाए गए जो गेंद होती है, गेंद में जो हमारा बल लगता है तो गोल को गति प्रदान करता है. ठीक है, गेंद को अगर हम बॉल को अगर हमारा फोर्स लगेगा तो उसे गति देता है. ठीक है, तो मान लो कि गोल बचाने के लिए, जो फुटबॉल में होता है, तो जो फुटबॉल में गोलकीपर होता है, हमारा गोल बचाने के लिए जो प्लेयर होता है वो अपना गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है. ठीक है, कि इसका जो वहाँ पे हमारा गोलकीपर लगा होता है वो गेंद को या तो पकड़ता है या तो झपटता है कि जो टीम है उसका वहाँ पे गोल ना बने. तो उसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उस बॉल पे, वो उस पर झपट्टा मार रहा है या उसे सेव कर रहा है, तो वो जब उसे रोकने में असफल हो जाएगा, जब वो गोल बन जाता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है. तो वो बॉल हमारा खुद क्या आ जाता है, 0 की स्पीड पे. These observations suggest that the force applied on an object may change its speed. तो इससे पता चलता है कि हमें किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा हम उसकी चाल बदल सकते हैं. अगर आप किसी पे फोर्स लगा रहे हो, जैसे कोई बॉल है, रोड में आपको एक बॉल मिली, बॉल बिल्कुल खाली है, मतलब बॉल में कोई मूवमेंट नहीं है, बॉल की स्पीड 0 है. अचानक से आप बॉल को रोड में किक कर रहे हो और वो बहुत दूर जा रही है, फास्ट, तो क्या हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई. आपने प्रेशर लगाया, आपका प्रेशर लगाने से बॉल में स्पीड आ गई. तो इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो. रोड में आप प्लास्टिक की बॉटल क्या है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा. अचानक से आप प्लास्टिक की बॉटल को धक्का लगा रहे हो, वो उछल कर रोल होकर दूसरी जगह पे जाके स्टॉप हो जा रही है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी चीज़ पे फोर्स लगाने पर, किसी चीज़ पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन, उसका मूवमेंट चेंज हो जा रहा है. लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल. ऐसे ही आपको और सारे एग्जाम्पल दिए हैं तो आप देख सकते हैं. तो इससे, इन सभी एग्जाम्पल से हमें पता चलता है अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन or both is described as a change in its state motion. Thus a force may be bring change in the state motion of an object. तो इससे हमें ये पता चलता है किसी वस्तु की चाल या फिर आप कहो तो स्पीड और डायरेक्शन, दोनों में परिवर्तन जो हो रहा है, हमारी उसकी स्पीड और डायरेक्शन, इन दोनों में जो परिवर्तन है किसकी वजह से हो रहा है, इसकी मूवमेंट में आने, इसकी जो मूवमेंट है उसकी स्टेट चेंज होने की वजह से. इसकी जो मूवमेंट की स्टेट है, गति की स्टेट है, वो क्या हो जा रही, पहले 0 थी, 0 से फिर मोशन में आ गई, मोशन से फिर 0 में आ गई. तो इस तरह डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इस तरह स्पीड भी चेंज हो रही है. किसकी वजह से, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने की वजह से. और स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कैसे हो रहा है, फोर्स की वजह से. अगर किसी चीज़ में बल लग रहा है तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, उसकी गति की अवस्था में चेंज हो रहा है. गति की अवस्था में चेंज होने से और क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रही है और स्पीड चेंज हो जा रही है. तो इस तरह ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं. अब नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम बल लगाने के किसी की आकृति में परिवर्तन भी आ सकता है. तो नेक्स्ट टॉपिक है बल, किसी वस्तु पर बल लगाने पर आकृति में परिवर्तन.
तो अब ये आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो देख सकते हो आप, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अब आपको साफ दिखेगा डायग्राम। वो औरत आटा गूंथ रही है, ठीक है, कोई औरत है वो आटा गूंथ रही है। तो देखो वो बल लगा रही है, ठीक है, गूंथने में बल लग रहा है उसका, ठीक है। तो क्या हो रहा है इससे, आटा तो हमारा सूखा था, सॉरी, जो हमारा पहले गेहूं का जो पिसा हुआ है वो आटा सूखा है। अब उसने उसे गूंथ के क्या बना गया, डो बना गया, ठीक है, जिससे हम रोटी बनाए। तो उसकी परिवर्तन कैसे हो गया, पहले तो सूखा सूखा था, अब वो पूरा उसमें पानी का मिक्सचर डर के एक अच्छा सा गोला बन गया। तो उसका चेंज हुआ ना, उसके आकृति में चेंज हो गया। पहले वो खाली एक पिसा हुआ था, अब क्या हो गया, वो एक गोला बन गया अच्छे से। और इसी तरह तो ये तो आपका चेंज था। अब जो नेक्स्ट है, स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ द बाईसाइकिल बाय सिटिंग ऑन द सीट। तो जैसे यहाँ पे साइकिल दी है, तो साइकिल वाले की जो स्प्रिंग होती है, जो साइकिल में हम बैठते हैं, तो क्या उसमें बैठने से, उस स्प्रिंग वाली सीट में बैठने से कुछ होता है? तो ये आपको बताने हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन है या फिर चेंज इन शेप है। जैसे फर्स्ट था आटा गूंथ रही थी, तो वो आटा गूंथने में चेंज इन शेप था। इसी तरह बाकी के 3 चीज़ें आप खुद बताएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें चेंज में हैं। तो देखो आटा गूंथने वाली प्रोसेस से यहाँ पे लिखा है, ठीक है, टेबल 1.2 व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ बॉल ऑफ अ डफ व्हेन इट इज़ रोल्ड मेक एन चपाती। तो इस तरह यहाँ पे ये जो आटा वाला एग्जाम्पल है आपके किसके अंदर आता है, शेप चेंज के अंदर। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, किसी वस्तु पे बल लगाने पे उसके आकार में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटी यू हैव रियलाइज दैट मे मेक एन object move from rest, may change the speed of an object, may change the direction of an object, may change the shape of an object, may cause some of all these effects। तो इससे हमें पता चल सकता है कि किसी चीज़ पे बल लगाने पे अगर वो स्टॉप की कंडीशन में है तो उसमें मूवमेंट आ जाता है, अगर वो मूवमेंट की कंडीशन में है तो वो स्टॉप हो सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है मूवमेंट की, उसका शेप चेंज हो सकता है, उसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। तो किसी चीज़ में बल लगाने पे इतने सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। तो एक और है आपका एग्जाम्पल, जैसे आप हमने अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हार्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, कि खेतों में गेहूँ होते हैं, ठीक है। तो गेहूँ, उन प्लांट से हमें गेहूँ कैसे मिलते हैं, जो नॉर्मल एक प्रोसेस होती है जो किसानों द्वारा की जाती है। वो क्या करते हैं, गेहूं को किस पे पीटते हैं, एक लकड़ी के बॉक्स पे गेहूं को छटकाते हैं, ठीक है, वो पौधों को उसमें पीटते हैं, ठीक है, मारते हैं उससे। तो उसमें भी क्या लग रहा है, उनका बल लग रहा है। तो ये भी एक क्या है, बल है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल। इसके अंदर है मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या आप एक पानी की भरी हुई बकेट को उठा सकते हैं उसे बिना पकड़े हाथों से। तो ये तो बिल्कुल मतलब आप ऐसा कर नहीं सकते। कर सकते, आप बताओ किससे उठाओगे पानी की बकेट को, नहीं उठा सकते। ऐसे हम बुक को हाथ से नहीं उठाएंगे तो किससे उठाओगे, आप पैर से तो बुक उठा नहीं सकते हो, हाथ ही से उठाओगे। जब तक आप अपने हाथों का यूज़ नहीं करोगे बुक तो उठेगी नहीं। अब मम्मी पापा लोगों के हाथ से उनसे उठाओगे तो वो चीज़ें अलग आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी बात हो रही है। Generally, to apply a force of an object, your body has to be in contact with the object. The contact may also be with the help of a stick of a piece of rope. When we push an object like a school bag, lift a bucket of water, where does the force come from? The force or by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. मस्कुलर फोर्स का मतलब होता है हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला बल।
जैसे हम एक पानी की बकेट उठा रहे हैं, तो पानी की बकेट हम अपने हाथों से उठाएंगे, तो उसमें जो उठाने पे जो बल है, जो फोर्स है, वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारी मांसपेशियों से आ रहा है। वो बल कहाँ से आ रहा है? मांसपेशियों से। हम कोई रस्सी खींच रहे हैं, ठीक है, रस्सी खींच रहे हैं, हम अपने हाथों से खींच रहे हैं, तो हम हाथों से खींच रहे हैं, तो जो बल है, जो फोर्स है, वो कहाँ से आ रहा है? हमारे हाथों से ही तो आ रहा है, और हाथ में हमारी क्या है? मांसपेशियाँ। तो कहाँ से आ रहा है? मांसपेशियों से, मसल्स से। तो वो सारे फोर्स जिनमें हमारे मसल्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, जिनमें हमें हमारे मसल्स की ज़रूरत पड़ी है। आपको हर काम में, आटा गूंथने में भी मसल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने हाथों से करोगे। खेत खोदने में, आपको किसी भी सामान को उठाने, बुक को उठाने में तक आपको अपने हाथ की ज़रूरत है। और हाथ में वर्क, बल, जो फोर्स है, वो कहाँ से आ रहा है? हमारी मसल्स से। तो हम वे सभी फोर्स जिनमें हमारे मसल्स अपना रोल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। Animal also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. अब जैसे जानवर हैं, जानवर भी अपनी मांसपेशियों का, जो मांसपेशियों से बल मिलता है, उसका यूज करते हैं। जैसे हम खेतों में बल जो करते हैं, ठीक है, बल जोतते हैं, बैल जोतते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा बैल जोतना। आजकल मशीनें आ गई है, पर बहुत जगह जहाँ पहाड़ों में जो खेत होते हैं सीढ़ी नुमा, अभी भी बैलों की सहायता से खेत जोते जाते हैं। तो जो बैल है, बैल उस जो हल होता है उसे कैसे अपने कंधों से खींचती है, तो उसमें भी उसका बैलों द्वारा जो बल लगता है, वो हमारा कौन सा बल होता है? मांसपेशियाँ, बैलों की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। इसी तरह डोंकियों से जब पुराने टाइम में सामान इधर से उधर सारते थे, जैसे रेगिस्तान में ऊँट हैं, ऊँट में भी जैसे ऊँट अपने आप में एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान या सामान ढोने के लिए। तो उन सभी में जो अपने किसी भी काम में करने के लिए क्या लगता है? बल लगता है। तो इसे हम कौन सा बल कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। अब है नेक्स्ट हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है हमारा घर्षण। Recall some of your experiences. A ball rolling around the ground gradually slows down and finally comes to rest. तो घर्षण, आप अपनी कोई पुराने अनुभव याद करो। जैसे फर्श पर कोई बॉल रोल्ड हो रही है, लुढ़क रही है, और धीरे 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 वो एक स्टॉप कंडीशन में आ जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to stop. जब हम किसी साइकिल की जो पैडलिंग है, पैडल चलाना बंद करते हैं, तो वो धीरे धीरे घूम के फिर अपनी स्टॉप कंडीशन में आती है। जैसे आप साइकिल का पैडल मारना बंद करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? धीरे 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 वो खुद अपना एक स्टॉप कंडीशन में आ जाती है। अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। कार और स्कूटर भी अपना रेस्ट में आ जाते हैं जब हम उनका इंजन क्या कर दें? स्विच ऑफ कर दें। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इन ऑल दीज सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इन सभी में हमें कुछ फोर्स लगाना पड़े नहीं। जो बॉल है, कोई बॉल है, वो धीरे धीरे रोल हो रही है, उसके बाद खुद एक टाइम बाद स्टॉप हो जा रही, ठीक। और जैसे गाड़ी है, गाड़ी की बस हमने चाबी ऑन करी, वो खुद इंजन ऑफ हो जा रहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें हमारा बल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन चीज़ों की जो स्पीड है वो धीरे धीरे खुद कम हो जाती है, और एक टाइम पे वो खुद स्टॉप कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे पेन है, आपकी पेन गिर गई, आपकी पेन ऊपर से नीचे गिर गई, या आपकी पेन जमीन में, फर्श में एक कोने से दूसरे कोने पे गिरते गिरते चली गई, तो आपने उसे जाने दिया, आप उसमें कुछ आपका फोर्स लगा नहीं, अचानक से गिर गई, वो रोल होते रोते एक कोने पे रुक गई। तो ऐसी चीज़ें जिनमें हमारा फोर्स नहीं लगता है, कुछ टाइम बाद उनकी स्पीड खुद कम हो जाती है। तो ये होता क्या है? तो जो ये चेंज हो रहा है, हम इसी को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग। तो जो ये फोर्स है, वैसे तो हम फोर्स नहीं लगा रहे, इसमें ह्यूमन का फोर्स नहीं लग रहा है, पर इसका एक खुद का फोर्स है जो इसकी स्टेट ऑफ मोशन, गति की मोशन को चेंज कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, घर्षण। इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में और अच्छे बारे में जानेंगे, ठीक है। द फोर्स
of friction always acts on the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. तो जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, एक घर्षण वाला बल होता है, ये किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता है. जो हमारा बल था, जो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, वो तो सेम डायरेक्शन में होता है, पर जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है. और ये दो सतहों के बीच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस. तो ये किस वजह से होता है? सतहों के बीच कांटेक्ट की वजह से होता है. तो नेक्स्ट है अब हमारा, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे को और अच्छी तरह जानेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पहले हम अब पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स. अब नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं असंपर्क बल. जैसे हमने फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स पढ़ा था, ये हमारे कांटेक्ट फोर्स थे, ये किसी संपर्क में आने से थे. अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर है हमारा मैग्नेटिक फोर्स. Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be act between the two magnets? क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक के समीप लाने पर गति करता है? क्या सदैव जो समीप आने वाले चुंबक हैं एक ही दिशा में गति करते हैं? तो इन सब से आपको क्या पता चलता है? ठीक है, आपने चुंबक तो देखा होगा, मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल होती है उसमें हमारा. ठीक है, तो मैग्नेट में क्या होता है? मैग्नेट अपनी ओर किसको आकर्षित करता है? अगर आप मैग्नेट के पास पेंसिल ले जाओ, वो उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा? नहीं करता है. मैग्नेट सिर्फ मैग्नेट वाली वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है. अगर आप मैग्नेट के सामने कील रख दो तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा. तो इस तरह जो हमारा मैग्नेटिक है, तो हमने मैग्नेट के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि जो दो चुंबक होते हैं, हमारे दो मैग्नेट होते हैं, वो एक पोल पे एक दूसरे को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं. Two magnets repel each other and unlike pole attract each other. तो जो एक दो चुंबक होते हैं, दो मैग्नेट होते हैं, वो सेम पोल पर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. ठीक है, और अगर वो अलग अलग पोल पे हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. असमान पोल पे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक पोल्स पे, और लाइक पोल्स पे रिपेल करते हैं. तो ये हम क्लास 6 में पढ़ चुके थे. ठीक है, इसके अलावा जो इनके बीच रिपल्शन और अट्रैक्शन होता है, उसको भी आप खींचने या धक्का देने के रूप में देख सकते हैं. ठीक है, चुंबकों के बीच लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, उसको देखने के लिए हमें दोनों चुंबक को सामने लाना पड़ता है. ये एक दूसरे के बिना संपर्क में आए ही इनमें क्या लग जाता है? बल लग जाता है. एक चुंबक को दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क आए ही क्या हो जाता है? इसमें बल लग जाता है. इसलिए चुंबक द्वारा लगाया बल क्या कहलाया जाता है? हमारा असंपर्क बल. जैसे आपने एक हाथ में, ठीक है, आपका दोनों हाथ एक दूसरे से दूर है और एक हाथ में एक चुंबक है और दूसरे हाथ में आपका दूसरा चुंबक है, तो आप इनके बीच डिस्टेंस कितनी भी रख रहे हो, इसके बाद भी इनमें क्या लग रहा है? बल लग रहा है. तो बिना कांटेक्ट में, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है, एक दूसरे के अभी टच नहीं कर रखा आपने, तो इनके बीच जो दूरी है इसी को हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट. तो ये किसके अंदर आते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स. इसी तरह है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल. तो स्थिर वैद्युत बल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल आपको दिया है, इसको आपको करना पड़ेगा. अ स्ट्रॉ इज सेड, या आप देखिए,
The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. एक फोर्स किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगने वाला. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी मतलब आवेशित वस्तु. ठीक है, चार्ज मतलब आवेश है. टू चार्ज दूसरी एक वस्तु हमारी चार्ज्ड है, आवेशित है, पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो चार्ज्ड भी हो सकता है पर अनचार्ज्ड भी हो सकता है, आवेशित भी हो सकता है और अनावेशित भी हो सकता है. तो जो पहली वाली आवेशित है उससे अनावेशित या आवेशित पर लगने वाला बल ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force therefore is another example of non-contact force. You will learn about more electric charge in chapter number 15. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम ज़्यादा चैप्टर नंबर 15 पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम जो वस्तुआं संपर्क में आने पर ये बल कार्य करता है हम इसे क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. तो इस तरह इसे ये भी किसके अंदर आता है? हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर. नेक्स्ट है ग्रेविशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल. तो गुरुत्वाकर्षण बल तो सभी जानते होंगे, ग्रेविटी. ठीक है, जैसे पृथ्वी पर जो भी चीज़ आप ऊपर को उछालते हो, हम बॉल फेंकते हैं ऊपर को, वापस कहाँ जाती है? नीचे, धरती की ओर को. आप सिक्का फेंको ऊपर, वो भी नीचे. हर चीज़ अप टू डाउन ही फ्लो क्यों होती है? कोई चीज़ डाउन टू अप क्यों नहीं जाती? जैसे पानी है, रिवर है, रिवर हमेशा हमारी कोई जैसे ऊपर पहाड़ियों से पानी आ रहा, वो हमेशा नीचे को ही क्यों आता है? ऊपर क्यों नहीं जाता है? जो बर्फ़ है, बर्फ़ हमारी पिघल के नीचे को ही आती है. जैसे आपका कहीं सरफेस पे पानी गिर गया तो वो पानी डाउन की ओर चले जाता है. आपका सरफेस ऐसे इस तरह अप डाउन, यहाँ पे गिर गया पानी, तो ये पानी इधर या इधर जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इनमें क्या लगता है? ग्रेविशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल. इसी तरह पेड़ पौधों से हमारे जितने भी पेड़ पौधों में फ्लावर्स लगते हैं या फ्रूट्स लगते हैं, कहाँ गिरते हैं ये सब? नीचे, ग्राउंड में. ऐसा क्यों नहीं है? ये आसमान में क्यों नहीं गिरते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें क्या, इन सभी चीज़ों में क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी लगती है इनमें. तो ग्रेविटी के बारे में आप और आगे की क्लासों में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा प्रेशर. अभी हमने प्रेशर से पहले किसके बारे में पढ़ा? फोर्स. ठीक है, आपने पढ़ा कि फोर्स होता क्या है, पुश और पुलिंग. फोर्स के आपने क्या पढ़े कि फोर्स का कितने टाइप के होता है? एक होता है कॉन्टैक्ट और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट के अंदर आता है हमारा मस्कुलर. ठीक है, कॉन्टैक्ट के हमारा आया मस्कुलर फोर्स. और इसके अलावा कॉन्टैक्ट में आपने कौन कौन से फोर्स पढ़े? फ्रिक्शन. कॉन्टैक्ट के अंदर आया हमारा मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन. और उसके अलावा नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर आया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक है हमारा लास्ट ग्रेविशनल फोर्स. ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि किसी चीज़ में फोर्स लगने से, किसी वस्तु में या किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगने से उसकी मूवमेंट में, उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसका शेप भी चेंज हो जाता है. अब है प्रेशर. You have learned in class 7 that strong winds during a storm of a cyclone can blow away even the rooftop. You also learned that wind and cyclone are caused by the difference in air pressure. Is there any relation between pressure and force? तो हमने इससे पहले क्लास 7th में क्या पढ़ा था कि तूफान कैसे आता है, तूफान या चक्रवात किस तरह घर की छतों को उड़ा ले जाता है. तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि तूफान चक्रवात वायु में दाब, वायु में प्रेशर बनने के कारण आते हैं या बनते हैं. ठीक है, तो क्या आप कह सकते हो कि प्रेशर, दाब और फोर्स में कोई डिफरेंस है? ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड. डिड यू सक्सीड? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. तो किसी लकड़ी के तख्ते में से आपको कील को ठोको. ठीक, और अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने से जो हमारा
कील है, ठीक है, कील को पहले इस तरह ठोको, फिर इसे उल्टा कर दो, तो आप किस तरह कील को वहाँ पे ठोक पा रहे हो। तो इसी तरह ट्राइंग कटिंग वेजिटेबल विथ अ ब्लंट नाइफ एंड देन विथ अ शार्प नाइफ। इसी तरह सब्जी को पहले ब्लंट चाकू, मतलब आप ऐसा करो, चाकू का जिस साइड धार नहीं है उस साइड से काटो, तो क्या सब्जी कट रही है, और फिर उसी सब्जी को दूसरी साइड से, जिस साइड से उसमें धार है, जिस साइड से आप नॉर्मल सब्जी काटते हो उस साइड से काटो। तो आपको क्या दिख रहा है कि जिस साइड धार नहीं थी उस साइड से नहीं कटी, और जिस साइड धार है उसी साइड से कटी। डिड यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज अ रोल। तो इस तरह हम प्रेशर किसे कहते हैं, जो प्रेशर होता है, ठीक है, किसी पृष्ठ पर उसके क्षेत्र पर लगने वाला जो हमारा बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। किसी एरिया पे, ठीक है, किसी हमारा कोई क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, या आप कहो कि 1 मीटर एरिया पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = F अपॉन एरिया ऑफ फील्ड, ठीक। तो इस तरह आप प्रेशर को फोर्स से लिंक कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं प्रेशर और फोर्स से रिलेटेड हैं, जिसमें आपको प्रेशर और फोर्स के बारे में बताया गया है। अब है नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब। You know that there is air all around us. The envelope of air is known as atmosphere. आप सभी जानते हैं कि हमारी चारों ओर क्या है, एयर, हवा, और इस हवा का जो हमारा इन्वलप है ये क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। अब बहुत सारी हमारी एयर हैं, तो हर एयर का एक दूसरे में प्रेशर पड़ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ा आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, प्रेशर, पुल एंड पुश। तो मेन था हमारा फोर्स। प्रेशर के बारे में आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फोर्स में हमारे जो हमारा कांटेक्ट होता है उसके अंदर कौन सा आता है, नॉन कांटेक्ट के अंदर क्या आता है, फोर्स से हमारे वस्तु है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी किन किन चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो अब है इसकी हमारी एक्सरसाइज। तो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच पुश और पुल चेंज टू द मोशन। तो आपको पुश और पुल फोर्स के, ठीक है, दो दो एग्जाम्पल देने, तो आप इस तरह यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें दो एग्जाम्पल बताने हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो और उसका शेप चेंज हो जा रहा है। तो नेक्स्ट है आपका फिलअप। तो फिलअप आप इजीली देख सकते हैं, आप इजीली इन फिलअप्स को, इस चैप्टर को दोबारा एक बार रिवीजन कीजिए, आपको इजीली इनके फिलअप्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इन केसेस के कुछ आंसर देने हैं कि इनमें कौन सा कहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। तो एक ब्लैक स्मिथ अपनी हैमर से, ठीक है, एक आयरन के हॉट गरम उस पर, ठीक है, आयरन के गरम उस पर क्या कर रहा है, हैमर कर रहा है, या आप कह सकते हो औजार बनाने वाला कोई लोहार लोहे के गरम टुकड़े पे हथौड़ा मार रहा है। हैमर मतलब हथौड़ा।
हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस? तो वह फोर्स, कौन सा फोर्स है जो उसको अफेक्ट करेगा? तो वो हथौड़ा अपने हैमर से, तो हैमर से उस लोहे के टुकड़े को पीट रहा है, तो हैमर से, तो हाथ से हथौड़े को किस में पकड़ेगा? वो हाथ से ही तो पकड़ेगा, और उसमें कौन सा फोर्स लगेगा? उसका मसल्स का फोर्स। तो हम इसे क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, तो ये सभी आपके फोर्स पे डिपेंड है। तो आपको बताना है कहाँ पे आपका किस तरह के फोर्स लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। तो जो हमारा रॉकेट है वो सैटेलाइट में लॉन्च करने के लिए ऊपर को जाता है। तो नेम द टू फोर्स, हमें फोर्स के नेम बताने जो उस पर लग रहे हैं। तो द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक तो उस पर ग्रेविटी लग रहा है जो उसे नीचे की ओर कर रहा है, और जो दूसरा लग रहा है वो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो मोशन के अपोज जा रहा है। देखो उसमें मेन लग रहा है ग्रेविशनल फोर्स, क्योंकि कोई भी चीज़ हम ऊपर को फेंकेंगे तो वो नीचे को आती है। तो जैसे रॉकेट को हमें कहाँ पहुँचाना है? वायुमंडल से बाहर। तो रॉकेट में लगेगा तो ग्रेविशनल फोर्स, जब वो ऊपर सतह को जा रहा है, थोड़ा ऊपर तक जा रहा है, तो वहाँ उस पर फ्रिक्शन भी लग रहा है। फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? हमारे एटमॉस्फेयर के कारण, अर्थ के। अब फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन हमेशा उसे अपोज डायरेक्शन में करता है। तो फोर्स तो लग रहा है नीचे धरती की ओर को, और फ्रिक्शन उसके अपोज डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ऊपर की ओर को। तो जिसकी वजह से रॉकेट हमारा ऊपर, सैटेलाइट हमारा आउट ऑफ एटमॉस्फेयर चले जाते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है आपको, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। तो इसी तरह आपको बताने हैं कि किस तरह के फोर्स इसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज।